साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज बीए का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ था। बीए का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ था और हिंदी का पेपर था आज, यानी कि 27 जनवरी को। 27 जनवरी को ये माँ विंध्यवासिनी से रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं उन सभी में इसका पेपर हुआ था, हिंदी काव्य का। और ये मेजर है फर्स्ट सेमेस्टर का। तो चलो एक एक कर कर इसका आंसर देख लेते हैं, उत्तरमाला सटीक तरीके से देख लेते हैं कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, इसमें टोटल बता दें कि टोटल इसमें थे 75 क्वेश्चन, 75 नंबर का, और एक एक कर कर हम लोग देख रहे हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा था रामचरितमानस किसकी रचना है। तो रामचरितमानस है जो ये तुलसीदास की रचना है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न है घनानंद आलम और बोधा रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि हैं। तो ये हैं रीति मुक्ति के। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, रीति मुक्ति। चलिए तीसरा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि मानसरोद खंड किस सूफी ग्रंथ का एक अध्याय है। तो ये है पद्मावत का, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, और चौथा नंबर का प्रश्न है कि गीत फरोश किसकी रचना है। तो जो ये गीत फरोश है ये रचना है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे पाँचवा नंबर का प्रश्न कर रहा है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा है ना, तो ये हो जाएगा 1951, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए छठवां नंबर का प्रश्न कह रहा है छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है मुकुटधर पांडे ने किए थे, मुकुटधर पांडे, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे देख लेते हैं। सातवां नंबर का प्रश्न कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है 1850 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए आगे है आठवां नंबर का प्रश्न हठयोग साधना का उपदेश किसने दिया। हठयोग साधना का पूछा है ना, तो इनका उपदेश दिए थे ये गोरखनाथ जी, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए नौवां नंबर का प्रश्न कह रहा है छाप तिलक सब छीनी रे मौसे नैना मिलाई के पंक्ति किसकी है। तो ये जो पंक्ति है ये है अमीर खुसरो की, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए इसके बाद 10वां नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 10वां नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि अमीर खुसरो के पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत काहे को ब्याही विदेश रे में कौन सा रस है। तो इसमें देखो करुण रस है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है तुलसीदास के रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है। तो जो तुलसीदास जी हैं ये रामचरितमानस की रचना है ये अवधी में किए हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन जी ने किया था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। चलिए अब 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ब्राह्मण नामक पत्र का संपादन किसने किया था। ब्राह्मण नामक ना, तो ये संपादन किए थे प्रताप नारायण मिश्र जी, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है आंसू काव्य में प्रधानता है, किसमें पूछा है, आंसू में। आंसू में जो प्रधानता है ये विरह का प्रधानता है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है स्नेह निर्झर बह गया कविता किसकी है। तो स्नेह निर्झर बह गया कविता ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। चलिए आगे देखते हैं मौन। 16 नंबर का प्रश्न है मौन निमंत्रण कविता के रचयिता हैं। तो मौन निमंत्रण कविता के रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 17 नंबर का प्रश्न कर रहा है यामा पर महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला है। तो यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, यानी कि ऑप्शन बी। 18 नंबर का प्रश्न कर रहा है इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। जयशंकर प्रसाद की नहीं है पूछा है ना, तो देखो कमायनी है, आंसू भी है, लहर भी है, परिमिल नहीं है।
तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? नहीं पूछा है तो डी वाला हो जाएगा, डी, परिमिल नहीं है। 19 नंबर का प्रश्न है, किसी जो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत किसे माना जाता है? क्या पूछा है? हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत, तो ये है सरोज स्मृति को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। अब 20 नंबर का प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? स्तंभ ज्योत्स्ना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, तो ये है सुमित्रा नंदन पंत जी का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। तार सप्तक का संपादन 1943 ईस्वी में किसने किया था? तो जो तार सप्तक है इसका संपादन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेन जी ने किया था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे का 22 नंबर का प्रश्न है, अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग है धर्मवीर भारती की रचना है। ठेले पर हिमालय, अंधा युग, ये सभी धर्मवीर भारती की रचना है। चलिए आगे 23 नंबर का प्रश्न कर रहा है, कल सुनना मुझे किस कवि की कृति है? तो ये है सुदामा पांडे धूमिल की। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए 24 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः किसके प्रतीक हैं? तो देखो नदी जो है समाज का प्रतीक है और व्यक्ति का प्रतीक द्वीप है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। नदी के द्वीप कविता में नदी जो है समाज और द्वीप जो है व्यक्ति का प्रतीक है, यानी कि ऑप्शन बी। चलो 25 नंबर का प्रश्न है, भूल गलती कविता किसके द्वारा रचित है? भूल गलती जो है ये गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। अब 26 नंबर का प्रश्न कर रहा है, अकाल और उसके बाद कविता किसकी है? अकाल और उसके बाद कविता ये है नागार्जुन की, यानी कि ऑप्शन बी। 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नदी के द्वीप कविता किस कवि की है? नदी के द्वीप जो है ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 28 नंबर का प्रश्न है, शोध करने के लिए आवश्यक गुणों में कौन शामिल नहीं है? तो देखो जिज्ञासा पहला दिया है, जिज्ञासा होना चाहिए, सत्यनिष्ठा भी होना चाहिए, सत्यनिष्ठा भी होना चाहिए, और तीसरा है शोध नैतिकता का अभाव। तो ये अगर पूछा हमसे क्या शोध करने के लिए आवश्यक गुणों में शामिल नहीं पूछा है ना, तो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास इसका अभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया है कि अभाव, शोध नैतिकता का अभाव, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सही तीसरा। तार्किक और विश्लेषण क्षमता, तो ये तो होना चाहिए, नहीं पूछा है तो ये वाला होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए हमारे पास। चलिए 28 नंबर का प्रश्न क्या हो गया हमारा। अब 29 नंबर का प्रश्न कर रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो ये थे गर्सा द तापसी, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, गर्सा द तासी। अब 30 नंबर का प्रश्न कर रहा है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिंध सामंत काल कहा है? तो ये हो जाएगा राहुल शंकरतायन जी ने कहा है इसको, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, सिंध सामंत काल आदिकाल को, तो राहुल शंकरतायन जी, यानी कि ऑप्शन सी। 31 नंबर का प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सिद्धों की जो संख्या है ये मानी जाती है 84, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे देख लेते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो ये हो जाएगा हिंदी शब्द सागर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए 33 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में कितनी समय यानी सर्ग हैं? तो ये 69 टोटल सर्ग हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 34 नंबर का प्रश्न है, आदिकाल के किस कवि ने संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली में रचनाएं की है? तो 34 का है, यह है विद्यापति, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी, विद्यापति। चलिए आगे देख लेते हैं। 35 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल किसने कहा था?
तो ये कहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। उसके बाद 36 नंबर का प्रश्न है, किस संप्रदाय की विचारधारा व्यवहारिक दृष्टि से पतंजलि के योग मार्ग के अधिक समीप है? तो ये हो जाएगा नाथ संप्रदाय, यानी कि ऑप्शन सी, नाथ संप्रदाय। चलिए आगे देख लेते हैं। 37 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा गणपति चंद्र गुप्त, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए 38 नंबर का प्रश्न है, बौद्ध जो धर्म ग्रंथों की भाषा है ये कौन सी है? तो बौद्ध जो धर्म ग्रंथ की भाषा है ये पाली है, यानी कि ऑप्शन ए। अब आगे पूछ रहा है 39 नंबर में, पौमचर्यु किस जैन आचार्य की कृति है? तो ये स्वयंभू की है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला, स्वयंभू। चलिए आगे देख लेते हैं, कबीरदास की जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीरदास का जो जन्म हुआ था ये लहरतारा यानी वाराणसी शहर में हुआ था, वाराणसी के नज़दीक ही है लहरतारा, ऑप्शन ए। चलिए 41 नंबर का प्रश्न है, देसिल बयाना सब जान मिठ तैसन जपो औहट्टा काव्य की पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है? तो ये रचित है विद्यापति जी द्वारा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। चलिए आगे देख लेते हैं, रैदास की पत्नी का नाम पूछा है ना, तो रैदास जी का पत्नी का नाम था लोना। चलिए इसके आगे देख लेते हैं, 43 नंबर का है, रामायणी के रचनाकार हैं, रामायणी के रचनाकार हैं कबीरदास। बीजक, रामायणी ये सभी कौन रचना किया है? कबीरदास जी ने, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए इसके बाद 44 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरख बानी शीर्षक से किसने किया है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देख लेते हैं 45 नंबर का प्रश्न, कवि एवं उनकी रचनाओं के मिलान वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो केशव प्रसाद हैं इनकी रचना है शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, चलो लगा लेते हैं शिवराज भूषण। उसके बाद जो भूषण हैं इनकी रचना है पद्माभरण, भूषण की रचना पद्माभरण। उसके बाद जो बिहारी हैं इनकी रचना है, बिहारी की रचना है सतसई, बिहारी की रचना क्या है? देखो भूषण की रचना हमने बताया था पद्माभरण, केशव की रचना शिवराज भूषण, बिहारी का सतसई, पद्माकर का कविप्रिया, यानी कि चौथा का ए। तो आप चौथा का तीसरा, यानी कि ऑप्शन देखो कौन सा सही हो रहा है। पहले आना चाहिए 2, फिर 1 3 4, 2 1 3 4, तो ये ऑप्शन बी में दिख रहा है 2 1 3 4, यहाँ देखो 2 1 3 4, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। चलो आगे देख लेते हैं, आगे है 46 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सी रचना जैसी की नहीं है? मलिक मोहम्मद जैसी की कौन सी रचना नहीं है? तो आखिरी कलाम है और पद्मावत भी है मलिक मोहम्मद जैसी की, अखरावट भी है, लेकिन चित्रावली नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। 47 नंबर का प्रश्न है, रीतिकाल की प्रवृत्ति नहीं है, रीतिकाल की प्रवृत्ति नहीं है पूछा है ना, तो विद्रोह एवं क्रांति की भावना जो है ये रीतिकाल की प्रवृत्ति नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी। 48 नंबर का प्रश्न है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, कथन किसका है? तो ये बोले थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बोले थे कि भाषा पर कबीर जी का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। चलिए 49 नंबर का प्रश्न है, सरस्वती तीर पदिमनी आई, घोपा छोरी केस मकुलाई, ये पंक्तियाँ किस ग्रंथ की हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं पद्मावत की, जो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन हो जाएगा ए। 50 का है, वल्लभाचार्य किस कवि के गुरु थे? तो वल्लभाचार्य थे ये सूरदास के गुरु थे, ऑप्शन ए। यामा काव्य ग्रंथ किसका है? यामा पूछा है ना, तो महादेवी वर्मा का हो जाएगा यामा, यामा। इनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था महादेवी वर्मा को, तो यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किसको मिला था? महादेवी वर्मा, यानी ऑप्शन डी सही हुआ। रीतिकाल में वीर रस के कवि नहीं हैं, वीर रस का कवि हमसे पूछा है नहीं है, तो भूषण हैं, लाल कवि हैं, बिहारी लाल नहीं है, सूदन भी हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला।
चलिए आगे देख लेते हैं। शोभित कर नवनीत लिए किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये जो है सूरदास की काव्य पंक्ति है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 54 नंबर का प्रश्न कि विद्यापति कृत पदावली की भाषा कौन सी है? तो उनकी भाषा है मैथिली, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? मैथिली मतलब बी। चलिए आगे देख लेते हैं 55 नंबर का प्रश्न। गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। तो गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तुलसीदास जी का माता का क्या नाम था? तुलसीदास जी के माता का नाम हुलसी था, यानी कि ऑप्शन ए। 57 का है रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्रिका के जो रचनाकार हैं ये हैं केशव, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए सही। अब चलिए आगे देख लेते हैं 58 नंबर का प्रश्न। 58 नंबर का प्रश्न है कि व्याकुल राउ शिथिल सब गाता करिनी कल्पतरु मनहु निपाता। आपकी हिंदी काव्य पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित उपयुक्त चौपाई में करिनी एवं कल्पतरु किसके प्रतीक हैं? तो देखो करिनी ये है कैकई के लिए और कल्पतरु जो है दशरथ के लिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। ठीक है, आगे देख लेते हैं 59 नंबर का। आगे दिखी जरत रिस भारी मनहु रोष तरवारी उघारी। उपयुक्त चौपाई में कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाएगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए 60 नंबर का प्रश्न है। सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए थे? तो सूरदास जो थे वात्सल्य रस का, ऑप्शन बी। चलिए आगे देख लेते हैं 61 नंबर का प्रश्न। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1900 ईस्वी में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए आगे देख लेते हैं 62 नंबर का प्रश्न। ब्रह्म रगीत सार का संपादन किसने किया था? तो जो ब्रह्म रगीत है इसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए। 63 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित विकल्पों में से कबीरदास के काव्य की जो विशेषता नहीं है उसका चयन करें। तो ये हो जाएगा कौन सी विशेषता नहीं है ना? तो सगुण ईश्वर की उपासना वाला विशेषता नहीं है, ब्राह्य आडंबरों का खंडन है, गुरु महिमा के प्रतिपादन है, जाति पाति वाला है, सगुण ईश्वर की उपासना नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए 64 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि यह तन जारो मसी करो लिखो राम का नाव लेखड़ी करु करंक की लिखी लिखी राम पठाओ। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? तो ये है कबीरदास की, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए 65 का है। प्रिय प्रवास किस रचनाकार की कृति है? प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध की है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए अब 66 नंबर का प्रश्न है कि ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ मिले सबन को अन्न छोटा बड़ो सब सम बसै रहे प्रसन्न। उपयुक्त दोहे में रिक्त स्थान में किस कवि का नाम आएगा? तो देखो ये है रैदास का, रैदास जी का नाम आएगा। तो हो जाएगा क्या? ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ मिले सबन को अंग छोटा बड़ा सब सम बसै रैदास रहे प्रसन्न। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे देख लेते हैं 67 नंबर का प्रश्न है कि बेगमपुर शहर को नाऊ कविता किस कवि की है? तो ये रैदास जी की ही है, ऑप्शन ए। चलिए आगे 68 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस रचना को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? तो ये हो जाएगा प्रिय प्रवास को माना जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। चलिए इसके बाद 69 नंबर का प्रश्न है। मैथिली शरण गुप्त ने किसकी प्रेरणा प्राप्त कर खड़ी बोली में काव्य रचना आरंभ की? तो ये प्राप्त किए थे महावीर प्रसाद द्विवेदी से, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए आगे देख लेते हैं 70 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। 70 नंबर का प्रश्न है छायावाद युग की कौन सी विशेषता नहीं है? तो छायावाद युग की जो है सौंदर्य भावना की विशेषता है, मानवतावाद का है, नीति और आदर्श की विशेषता नहीं है, गीतात्मकता भी है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। अगला है 71 नंबर का प्रश्न। बिहारी लाल कृत सतसई की भाषा है। तो सतसई जो है बिहारी लाल का, ये लिखा गया है ब्रज में, यानी कि ऑप्शन बी। 72 नंबर का प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के किस कवि के विषय में लिखा है
ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। तो ये हैं बिहारी लाल, बिहारी लाल यानी कि ऑप्शन बी। चलिए आगे देख लेते हैं। 72 के बाद 73 नंबर का प्रश्न क्या है कि तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी छय उर्वशी समान। उपयुक्त दोहे में कौन सी अलंकार पूछा है ना, तो ये हो जाएगा यमक अलंकार यानी कि ऑप्शन सी। उसके बाद 74 नंबर का प्रश्न है कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। तो कठिन काव्य का प्रेत है ये केशव दास को कहा जाता है यानी कि ऑप्शन डी। और अंतिम प्रश्न है कि सभी प्रकार की उन्नतियों का मूल भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसे माना है। तो ये माना है निज भाषा की उन्नति को, निज भाषा की उन्नति को। तो देखो साथियों, ये हमने टोटल 75 क्वेश्चन था जो कि हिंदी का था, बीए में आया हुआ प्रथम सेमेस्टर में मेजर पेपर था। माँ विंध्यवासिनी का ये पेपर हुआ था आज यानी कि कितना है 27 जनवरी को। तो हमने इन सभी 75 क्वेश्चन का सटीक आंसर दिया है। आप लोग इसको मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितना सही कर आए हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।